पुराने जमाने की बात है जब उल्हासनगर नाम के एक राज्य पर राजा चतुरसेन का राज था। राजा चतुरसेन अपने न्याय के लिए बहुत ही मशहूर था, जिसकी वजह से उसकी प्रजा उससे बहुत ही प्यार करती थी। राजा का एक बेटा था जिसका नाम था सूरज। सूरज एक बहुत ही अक्लमंद और तेज दिमाग वाला लड़का था, लेकिन उसमें सबसे बड़ी कमी ये थी कि वह अपने इस तेज दिमाग का इस्तेमाल अक्सर लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए और उन्हें ठगने में लगाया करता। राजकुमार को लोगों के साथ ठगी करना बहुत ही पसंद था। वो अपना दिल बहलाने के लिए अक्सर किसी ना किसी को ठगता रहता था। राजा ने उसे कई बार समझाया कि वो ऐसा ना करे, लेकिन राजकुमार सूरज अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आता था। कई बार लोगों ने राजा के पास इस बात की शिकायत की, लेकिन राजा अपने बेटे के प्यार में पड़कर राजकुमार को सजा देने के बजाय लोगों के नुकसान की भरपाई करके और उन्हें कुछ इनाम देकर वापस भेज दिया करता था। जब राजा इस बारे में राजकुमार से बात करता तो राजकुमार उस समय बिल्कुल चुप हो जाता और कुछ दिनों के बाद वह फिर से लोगों को ठगना शुरू कर देता। राजा ने अपने दरबारियों और मंत्रियों से इस बारे में कई बार सलाह की, लेकिन किसी भी तरह से वह राजकुमार को सही रास्ते पर ना ला सका। आज भी राजा अपने दरबार में बैठा हुआ मंत्रियों के साथ कुछ सलाह कर रहा था और राजकुमार सूरज भी वहीं पर मौजूद था कि तभी एक बुढ़िया रोती बिलखती हुई दरबार में हाजिर हुई और वह इंसाफ की फरियाद करने लगी। महाराज, मुझ पर बड़ा ही अत्याचार हुआ है, मेरा न्याय कीजिए। राजा ने पूछा, तुम पर किसने अत्याचार किया है? बूढ़ी अम्मा, मुझे बताओ, मैं जरूर तुम्हारे साथ न्याय करूंगा। बुढ़िया बोली, हजूर, राजकुमार सूरज ने मेरी बकरी ठग ली है। वह बकरी मेरे घर में पैदा हुई थी और मुझे उससे बहुत ही प्यार था, और दूसरा ये कि उसका दूध बेचकर मैं अपना पेट पालती थी। राजकुमार ने धोखे से वह बकरी मुझसे ले ली। मेरा न्याय किया जाए और मुझे बकरी वापस दिलवाई जाए। बुढ़िया का इतना कहना था कि राजा ने गुस्से भरी नजरों से राजकुमार की तरफ देखा, जो चुपचाप सिर झुकाए हुए बैठा था। मुझे पूरे विस्तार से अपनी बात बताओ अम्मा की राजकुमार ने किस तरह से तुमसे वह बकरी हासिल की? भला राजकुमार को एक बकरी धोखे से हासिल करने की क्या आवश्यकता है? उसके एक इशारे पर सैकड़ों बकरियां पेश की जा सकती हैं। बुढ़िया बोली, महाराज, मैं यहाँ से दूर एक जंगल के किनारे पर झोपड़ी बनाकर रहती हूँ। कुछ दिनों पहले राजकुमार अपने साथियों के साथ वहां से गुजरा था और मेरी झोपड़ी के बाहर जो बकरी बंधी हुई थी, राजकुमार जब वहां पर रुका तो उसने मुझसे कहा कि मैं ये बकरी इन्हें दे दूं और जितनी रकम चाहूं मैं उनसे ले लूं। जब मैंने मना कर दिया तो राजकुमार को बहुत ही गुस्सा आया और उसने अपने साथियों से कहा कि वह मेरी बकरी खोल ले। उसके साथियों ने मेरी बकरी खोल ली और राजकुमार ने सिक्कों की एक थैली मेरे सामने फेंकी और कहा, ले बुढ़िया, मैं 10 बकरियों की कीमत तुम्हें दे रहा हूं। मैं मना करती रही और रोती पीटती रही, मगर राजकुमार और उसके साथियों ने मेरी एक ना सुनी। वह मेरी बकरी लेकर जंगल में घोड़े दौड़ाते हुए कहीं गायब हो गए। राजा ने समझाते हुए कहा, अम्मा, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि राजकुमार सूरज ने तुम्हें एक बकरी के बदले में 10 बकरियों की कीमत अदा की है। ये तो कोई ठगी नहीं हुई। बुढ़िया बोली, महाराज, मेरी बात तो सुनिए। राजकुमार और उसके साथियों के जाने के बाद जब मैंने वह थैली खोली तो उसमें स्वर्ण मुद्राओं की बजाय टिन के गोल कटे हुए टुकड़े भरे थे। राजा ने चौंकते हुए कहा, क्या? बुढ़िया ने एक थैली राजा की ओर बढ़ाए और कहा, महाराज, इस थैली में वो टिन के टुकड़े अभी भी मौजूद है। राजा ने एक सिपाही को थैली लेकर आने का इशारा किया। सिपाही ने वह थैली बुढ़िया के हाथ से लेकर राजा के सामने रख दी। राजा बड़े ही गौर से उस थैली को अच्छी तरह से देखने लगा। उस थैली पर राजमहल का शाही निशान भी मौजूद था। जब राजा ने उस थैली को खोलकर देखा तो पूरी थैली टिन के गोल टुकड़ों से भरी हुई थी, जिनका आकार सिक्कों की तरह लग रहा था। राजा ने गुस्से में आकर राजकुमार की तरफ देखा और कहा, सूरज, मेरे सामने आकर खड़े हो जाओ और ये बताओ कि यह बूढ़ी अम्मा जो कह रही है, क्या वह सच है? राजकुमार बड़े आराम से अपनी जगह से उठा और फिर बुढ़िया के साथ आकर वह खड़ा हो गया और कहने लगा, महाराज, इस बुढ़िया का आधा बयान तो सच है कि मैं अपने साथियों के साथ जंगल में शिकार खेलने के लिए गया था कि रास्ते में मुझे इस बुढ़िया की झोपड़ी के बाहर एक बकरी बंधी हुई नजर आ गई। बकरी बहुत ही तंदुरुस्त थी, तो मैंने सोचा कि शेर के शिकार के लिए चारे के तौर
पर यह बकरी बिल्कुल ठीक रहेगी, यह सोचकर मैंने बुढ़िया से बकरी का सौदा किया तो बुढ़िया पहले तो बकरी देने पर राजी नहीं हुई, लेकिन जब मैंने सिक्कों से भरी हुई थैली का लालच दिया तो बूढ़ी अम्मा राजी हो गई और फिर मैंने अशफियों से भरी हुई थैली देकर वह बकरी हासिल कर ली। बुढ़िया बोली, नहीं महाराज, राजकुमार बिल्कुल गलत कह रहे हैं, बल्कि मैंने जो बताया वही सच है। राजा ने राजकुमार से पूछा, तो क्या जब तुमने ये थैली बूढ़ी अम्मा को दी थी तो क्या इसमें सचमुच अशफियां भरी हुई थी? जी हाँ महाराज, ये थैली अशफियों से भरी हुई थी और अब ये बूढ़ी अम्मा धोखा देने के लिए इसमें टन के टुकड़े भर कर लाए हैं। ये सुनकर राजा असमंजस में पड़ गया कि किसकी बात को माने और किसकी बात को ना माने, क्योंकि राजकुमार भी झूठ बोल सकता था और बुढ़िया भी। राजकुमार के साथियों से पूछने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वह राजकुमार के पक्ष में ही बयान देंगे। वैसे राजा को यही उम्मीद थी कि सूरज ने बूढ़ी अम्मा के साथ ठगी की होगी, लेकिन उसके पास इस बात का कोई सबूत नहीं था। आखिर सोच सच कर उसने बूढ़ी अम्मा की तरफ देखा और कहा, अम्मा मुझे नहीं मालूम कि तुम सच कह रही हो या राजकुमार सूरज, लेकिन फिलहाल तुम फरियाद लेकर मेरे पास आई हो, इसलिए मैं ये कर सकता हूँ कि तुम्हें अशफियों की 2 थैलियां दे देता हूं ताकि तुम संतुष्ट होकर यहां से चली जाओ। बाद में मैं इस बात की जांच पड़ताल करूंगा कि राजकुमार झूठ बोल रहा है या सच, उसके बाद ही मैं उसे सजा दूंगा। बुढ़िया बोली, महाराज यह आपकी मेहरबानी है कि आपने मेरी बात सुनी और मुझे अशफियों की थैली देना चाहते हैं, मगर महाराज मैं तो अपनी बकरी वापस लेना चाहती हूं। मुझे अशफियों की जरूरत नहीं है, मुझे तो उस बकरी से अपने बच्चों की तरह प्यार था और कोई माँ अपने बच्चे को बेच नहीं सकती, चाहे उसके बदले में मुझे कितनी भी दौलत क्यों ना दी जाए। राजा ने राजकुमार सूरज की तरफ देखकर कहा, बकरी कहां पर है? राजकुमार ने जवाब दिया, महाराज वो बकरी तो शेर के शिकार में काम आ गई, उसे शेर खा गया। राजा ने बूढ़ी अम्मा से कहा, अम्मा सुना तुमने, तुम्हारी बकरी तो अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है, तुम ये रकम रख लो और इसके बदले में तुम ढेर सारी बकरियां खरीद लो। बुढ़िया बोली, नहीं महाराज, अगर आप न्याय कर सकते हैं तो मेरी बकरी मुझे वापस लाकर दीजिए, नहीं तो ऊपर वाला सब देख रहा है वही सबका न्याय करेगा। राजा को बुढ़िया की यह बात सुनकर एक धक्का सा लगा, लेकिन वह कर भी क्या सकता था, क्योंकि बकरी तो मर चुकी थी और अब वह बकरी उसे कहां से लाकर देता। दूसरी तरफ वो बुढ़िया भी इस जिद पर अड़ी थी कि वह बकरी ही लेगी। अभी राजा ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसका एक मंत्री अपनी जगह पर उठा और बुढ़िया से कहने लगा, बूढ़ी अम्मा तुम खुद ही सोचो, तुम्हारी बकरी तो अब मर चुकी है, अब वह जिंदा तो नहीं हो सकती, उसके बदले में तुम जो चाहो वह मांग लो, वह तुम्हें मिल जाएगा। तुम एक ऐसे राजा के दरबार में खड़ी हो जिसके न्याय की धूम दूर दूर तक है, इसलिए यही मौका है, तुम मांग लो। 2 थैलियों की बजाय 3 थैलियां ले लो, राजा से तुम जो भी मांगोगी वह तुम्हें मिल सकता है। बुढ़िया ने कहा, महाराज पहले आप तय कर लीजिए कि मेरी बात सही है या राजकुमार सूरज की बात सही है, ताकि असली बात का पता चल सके, उसके बाद ही कोई दूसरी बात की जाएगी। मंत्री बोला, बूढ़ी अम्मा तुम्हें इस बात से क्या मतलब है? महाराज बाद में जांच पड़ताल करते रहेंगे। बुढ़िया बोली, नहीं महाराज, ये तो इंसाफ के खिलाफ हो सकता है। अगर मैं अपराधी हूं और आपने मुझे इनाम दे दिया तो बड़ा ही अनर्थ हो जाएगा। इस तरह से वह बुढ़िया अपनी जिद पर अड़ी रही। राजा कुछ देर तक सोचता रहा और फिर उसने थैली में से टीन का एक गोल टुकड़ा निकाला जो बिल्कुल शाही सिक्कों जैसा दिखता था। उसे बड़े ही गौर से देखने लगा। वह टुकड़ा बेहद साफ सुथरा था और उसे बड़े ही अच्छे ढंग से अशरफी के आकार का काटा गया था। राजा ने दूसरा टुकड़ा निकाला, देखा कि वह भी बिल्कुल वैसा ही था। राजा ने कुछ सोचते हुए आदेश दिया कि शाही सिक्कों के खजांची को फौरन हाजिर किया जाए। मंत्री ने एक सिपाही को इशारे से जाने के लिए कहा। यह आदेश सुनकर राजकुमार के चेहरे का रंग उड़ गया, मगर जल्दी ही उसने अपने आप को संभाला और थोड़ी ही देर के बाद शाही सिक्कों का खजांची दरबार में हाजिर हो गया। राजा ने उसी थैली में से एक टिन का टुकड़ा खजांची को देते हुए सख्त लहजे में कहा, देखो यह टिन का टुकड़ा है, इसका आकार बिल्कुल हमारे शाही सिक्कों के जैसा है, क्या इसे हमारे शाही सिक्कों के सांचे में से काटा गया है? शाही सिक्कों के खजांची ने वो सिक्का अपने
हाथ में लिया और उसे बड़े गौर से देखने लगा और फिर राजा को वापस करते हुए कहा, जी हाँ महाराज, ये सिक्का शाही सिक्कों के सांचे में से ही काटा गया है और इसके साथ कई अनगिनत टुकड़े राजकुमार सूरज के आदेश पर तैयार किए गए थे। उनकी बात सुनकर राजा समेत सभी बाकी दरबारी भी चौंक गए, क्योंकि शाही सिक्कों के खजांची के इस बयान से राजकुमार सूरज का अपराध सिद्ध हो गया था। अब राजकुमार सूरज इस बात से मुकर नहीं सकता था। राजा ने बड़े सख्त लहजे में राजकुमार सूरज की तरफ देखा और कहा, कहो राजकुमार, अब तुम क्या कहते हो। राजकुमार भला क्या जवाब दे सकता था, वो चुपचाप सिर झुकाए हुए खड़ा रहा। राजा ने कहा, ठीक है बूढ़ी अम्मा, तुम्हारी बात बिल्कुल सच निकली। मैं राजकुमार को इसके लिए कड़ी सजा दूंगा, पहले तुम अपना इनाम मांग लो। बूढ़ी अम्मा ने कहा, हजूर, राजकुमार मेरा अपराधी, इसलिए इसे क्या सजा देनी है, इसका अधिकार मुझे मिलना चाहिए। राजा ने कहा, ठीक है, तुम जो सजा कहो राजकुमार को वही सजा दी जाएगी। राजा ने बुढ़िया की बात पर अपनी सहमति दे दी, क्योंकि वह खुद भी राजकुमार सूरज की इन हरकतों से परेशान हो चुका था और चाहता था कि अब राजकुमार को सजा मिलनी चाहिए ताकि आगे से वह कोई ऐसी हरकत ना कर सके। बुढ़िया ने कहा, तो महाराज, राजकुमार को अगले 1 साल के लिए एक नौकर के तौर पर मुझे दे दिया जाए। यह 1 साल तक मेरा नौकर बनकर रहेगा। इसके अलावा मैं और कुछ नहीं चाहती। बुढ़िया की यह बात सुनकर राज दरबार में सनसनी फैल गई। राजकुमार भी चौंक गया और राजा भी, क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था कि बूढ़ी अम्मा इस तरह की बात करेगी। राजकुमार 1 साल तक बूढ़ी अम्मा का नौकर बन जाए, ये तो किसी ने सोचा ही नहीं था। राजा ये सुनकर परेशान हो गया, लेकिन अब वह कर भी क्या सकता था। वह तो बूढ़ी अम्मा को जबान दे चुका था। अगर वह इस बात से मुकरता तो यह उसके न्याय के खिलाफ होता। इसलिए उसने संजीदा लहजे में कहा, ठीक है, मैं अगले 1 साल तक राजकुमार को तुम्हें एक नौकर के तौर पर देता हूं। इसके बाद राजा ने सूरज से कहा, सुनो, अब तुम इस बुढ़िया अम्मा के गुलाम हो। अगर तुमने इनका कहा ना माना या फिर वहां से फरार होने की कोशिश की तो तुम्हें राज्य के कानून के मुताबिक मृत्युदंड दे दिया जाएगा। अब तुम जाओ और अपनी धोखेबाजी की सजा भुगतो। राजा के इस फैसले पर दरबार में मौजूद मंत्रियों ने अपनी असहमति जताई, लेकिन राजा ने सबकी बातों को एक तरफ किया और अपनी बात पर अड़ा रहा। उसने आदेश दिया कि राजकुमार के हाथ में गुलामी की निशानी एक लोहे का कड़ा डाल दिया जाए। बुढ़िया ने राजकुमार की तरफ देखते हुए कहा, अब आओ मेरे साथ। और फिर राजा को धन्यवाद करके वह बाहर की तरफ जाने लगी। राजकुमार सिर झुकाए उसके पीछे चलने लगा, क्योंकि अब उसके पास कोई और चारा नहीं था। आखिर बुढ़िया ने उसे बहुत ही सख्त सजा दिलवा दी थी। ना जाने इस 1 साल में वह बुढ़िया इसका क्या हाल करेगी, यही सोचता हुआ और दिल में पछताता हुआ राजकुमार बुढ़िया के पीछे चल दिया। और फिर चलते चलते बुढ़िया राजकुमार को अपनी झोपड़ी पर ले आई। चलते चलते राजकुमार बुरी तरह से थक चुका था, लेकिन मरता क्या ना करता। बुढ़िया की झोपड़ी पर पहुंचकर बुढ़िया झोपड़ी में आकर बैठ गई। इससे पहले कि राजकुमार कुछ आराम करता, बुढ़िया ने उसे डांटते हुए कहा, जाओ वो घड़ा उठाओ और झरने से पीने के लिए ठंडा पानी भरकर लाओ। कुछ देर आराम करूंगी, तब तक तुम ये काम करो। राजकुमार ने कुछ बोलना चाहा, लेकिन बुढ़िया ने उससे कहा, खबरदार, जो मेरे सामने अपनी जुबान चलाए, मेरे आदेश का पालन तुम्हें करना पड़ेगा, वरना मैं महाराज से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी और उसका नतीजा तो तुम जानते ही हो। अब तुम्हारी जान बचने की बस एक ही सूरत है कि चुपचाप मेरे आदेशों का पालन करते रहो। राजकुमार ने एक ठंडी सांस ली और वहां से एक घड़ा उठाया और दूर एक पहाड़ी पर मौजूद झरने से पानी लेने के लिए वह चल दिया। थकावट के मारे उसका बुरा हाल था। गिरता पड़ता लड़खड़ाता हुआ वह पहाड़ी पर चढ़ गया। उसने सोचा था कि ज्यादा से ज्यादा बुढ़िया दरबार में उसकी शिकायत करेगी और राजा उसे इनाम देकर वापस भेज देंगे, मगर यह बुढ़िया तो आफत की पुड़िया निकली। इसने तो मुझे ऐसे चक्कर में फंसाया कि अब मैं नौकर बनकर रह गया। ना तो मैं यहां से जान बचाकर भाग सकता हूं और ना ही बुढ़िया की बात मानने से इनकार कर सकता हूं, क्योंकि दोनों ही हालातों में मुझे मृत्युदंड दे दिया जाएगा। राजकुमार को यह भी पता था कि उसके पिता इतने न्यायप्रिय हैं कि वह जरूर ही उसे फांसी पर लटकवा देंगे। यही सोचता हुआ वह पहाड़ी के उस झरने तक पहुंच गया। उसने पहले तो झरने के पानी से अपना मुंह धोया और फिर घड़ा उठाकर
उसमें पानी भरने लगा कि अचानक वह चौंक पड़ा, क्योंकि उसे पानी में एक बहुत ही सुंदर लड़की की तस्वीर दिखाई देने लगी। ये लड़की बहुत ही सुंदर थी और एक सिंहासन पर बैठी हुई थी, मगर उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। राजकुमार ने उस लड़की को देखा तो देखता ही रह गया, क्योंकि वह इतनी सुंदर थी कि जितनी सुंदर लड़की राजकुमार ने अपने पूरे जीवन में नहीं देखी थी। ही पल अचानक वह तस्वीर पानी में कहीं गायब हो गई और अब वहां पर कुछ भी नहीं था। राजकुमार ये देखकर चौंक पड़ा। उसने हैरानी से इधर उधर देखा। उसे लगा जैसे उसके आसपास कोई मौजूद है, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। वो सोचने लगा, आखिर यह सब क्या हो रहा है? ये लड़की कौन थी जिसकी तस्वीर मैंने झरने के पानी में देखी? वह लड़की कहाँ है और वह क्यों रो रही थी? मगर उसे कोई भी बात समझ में नहीं आ रही थी। बहुत देर तक वो झरने के किनारे पर इस इंतजार में बैठा रहा कि शायद उस लड़की की तस्वीर दोबारा नजर आ जाए, मगर वह तस्वीर दोबारा नजर नहीं आई। आखिर बहुत देर तक इंतजार करने के बाद वह मायूस होकर उठा और पानी का घड़ा लेकर वापस झोपड़ी की तरफ चल दिया। उस समय उसकी सारी थकावट दूर हो चुकी थी। अब उसके दिमाग में बस उस लड़की की ही तस्वीर घूम रही थी। जब वो झोपड़ी के नजदीक पहुंचा तो बुढ़िया उसे देखते ही लाल पीली होकर बोलने लगी, इतनी देर लगा दी? अगर इस तरह से काम करोगे तो कैसे चलेगा यहाँ पर? तुम कोई राजकुमार नहीं हो, बल्कि मेरे नौकर हो, इसलिए नौकरों की तरह काम करना सीखो। राजकुमार ने कहा, अम्मा मैं तो यहाँ पर जल्दी आ जाता, लेकिन वहां झरने के पानी में मैंने एक अजीब सी बात देखी। वहां पर मुझे एक लड़की की तस्वीर नजर आई जो एक बहुत ही सुंदर सिंहासन पर बैठी हुई थी और वह रो रही थी। उसकी बात सुनते ही बुढ़िया का चेहरा एकदम बदल गया और वह फूट फूट कर रोने लगी। उसने तेजी से उठकर राजकुमार के पैरों को पकड़ लिया। राजकुमार एक झटके से पीछे हटा और उसने बड़ी ही तेजी से बुढ़िया को उठाया। बूढ़ी अम्मा, क्या बात है? तुम रो क्यों रही हो और तुम मेरे पैरों को हाथ क्यों लगा रही हो? मैं तो तुम्हारे बेटे की उम्र का हूं और दूसरा मैं तुम्हारा नौकर हूँ। बुढ़िया बोली, नहीं राजकुमार, मुझे माफ कर दो। मेरी भला क्या हिम्मत कि मैं तुम्हें अपना नौकर बना सकूं? ये तो महाराज का न्याय था, जिसकी वजह से मैं अपनी कोशिश में कामयाब हो गई। राजकुमार बोला, आखिर कुछ पता तो चले कि क्या बात है? मुझे सारी बात विस्तार से बताओ और विश्वास करो, अगर मुझसे कुछ हो सका तो मैं तुम्हारा काम जरूर करूंगा। इस तरह से राजकुमार ने बुढ़िया को तसल्ली दी। बुढ़िया बोली, राजकुमार, दरअसल वो लड़की जिसकी तुमने पानी में तस्वीर देखी थी वो मेरी इकलौती बेटी रूपाली है। एक समय वह भी था जब हम लोग बहुत ही अमीर थे और मेरे पति यानी उस लड़की के पिता एक बहुत ही बड़े व्यापारी थे। एक बार वो अपने काफिले के साथ यात्रा कर रहे थे। रास्ते में लुटेरों ने उन पर हमला कर दिया। लुटेरों से लड़ते हुए वे मारे गए और उनका सारा माल भी वे लूट कर ले गए। इस तरह से हम पाए पाए को मोहताज हो गए। उस नगर में हमारे कई दुश्मन भी थे, इसलिए मैं अपनी बेटी को लेकर इस जंगल में आ गई और जब मेरी बेटी जवान हुई तो वह अप्सराओं की तरह सुंदर थी। उसकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक फैल गए। आज से 2-3 महीने पहले की बात है, जब मैं और मेरी बेटी हमारी झोपड़ी के बाहर बैठे हुए थे कि तभी कुछ नकाबपोश घोड़े पर सवार होकर आए और जबरदस्ती मेरी बेटी को उठाकर ले गए। मैं रोती पीटती रह गई, मगर मैं अकेली होने की वजह से कुछ ना कर सकी। मैं अपनी फरियाद लेकर राजा के पास भी गई थी। उन्होंने मेरी बेटी का पता लगाने की बहुत ही कोशिश की, मगर कुछ पता ना चल सका और फिर मैं मायूस होकर रह गई। जिस दिन तुम मेरी बकरी मुझसे छीन कर ले गए थे, उस दिन मैं बहुत ही रोई। उसी शाम को एक महात्मा जी इस जंगल से गुजर रहे थे भिक्षा मांगने के लिए। वह मेरे दरवाजे पर रुके। मेरा उदास चेहरा देखकर उन्होंने कारण पूछा तो मैंने उन्हें अपनी बेटी के अपहरण की सारी बात बता दी। तब उन महात्मा जी ने मुझे बताया कि मेरी बेटी को उठाकर ले जाने वाला कोई और नहीं बल्कि पहाड़पुर राज्य के राजा दुर्जन सिंह के लोग थे। क्योंकि राजा दुर्जन सिंह मेरी सुंदर बेटी से शादी करना चाहता है और वह राज्य यहाँ से 300 मील दूर है। रास्ते में बड़े बड़े पहाड़ हैं। उन्होंने ये भी बताया कि मेरी बेटी उससे शादी करने को तैयार नहीं है, इसलिए राजा ने उसे 1 साल की मोहलत दी है। अगर 1 साल तक वह राजी ना हुई तो राजा उससे जबरदस्ती शादी कर लेगा और यह 1 साल की मोहलत भी उसे इसलिए दी गई है
क्योंकि राजा के जोत ने उसे बताया है कि अगर 1 साल से पहले उसने रूपपाली से शादी की तो उसके साथ कोई दुर्घटना हो सकती है, लेकिन 1 साल के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब मैंने उन महात्मा जी से अपनी बेटी की वापसी के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि अगर मेरी बेटी को कोई वापस ला सकता है तो वह कोई ऐसा राजकुमार जो मेरा नौकर बन जाए। जब मैंने उनसे पूछा कि यह बात कैसे संभव हो सकती है कि भला कोई राजकुमार मेरा नौकर बन जाए और वह मेरी बेटी की जान बचाने के लिए तैयार हो जाए, जबकि उसने तो कभी मेरी बेटी को देखा भी नहीं होगा, तो महात्मा जी ने कहा अगर तुम कोशिश करो तो ये बात हो सकती है। और बाकी रही यह बात कि उस राजकुमार ने तुम्हारी बेटी को नहीं देखा तो मैं उसे दिखा दूंगा। इतना कहकर महात्मा जी चले गए और फिर मुझे तुम्हारा ख्याल आया, क्योंकि एक तो तुम में वह सभी खूबियां मौजूद है जो एक बहादुर इंसान में होनी चाहिए, सिवाय एक बुरी आदत के यानी ठगी के। इसलिए मैंने तुम्हारे बारे में सोचना शुरू किया। सोचते सचते यही तरकीब मेरे दिमाग में आई कि तुम मेरी बकरी को ठग कर ले जा चुके हो, तो क्यों ना मैं इसके बदले में राजा से तुम्हें नौकर के रूप में मांग लूं। और इस तरह से मैं अपने मकसद में कामयाब हो गई और उन महात्मा जी की दिव्य शक्ति की वजह से तुम्हें झरने के पानी में मेरी बेटी की तस्वीर नजर आई। तुम्हारी बात सुनकर मैं इसलिए रोने लगी क्योंकि तुमने मुझे बताया कि मेरी बेटी रो रही थी और उसके दुख के बारे में सोचकर मुझे भी रोना आ गया। राजकुमार बोला, बूढ़ी अम्मा तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी बेटी को रिहा करवाने की पूरी कोशिश करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। वैसे सच बात तो यह है कि अगर मैंने तुम्हारी बेटी को ना देखा होता तो मैं कभी भी इस बात के लिए हामी ना भरता, लेकिन अब मैं फैसला कर चुका हूं। परंतु मेरी एक शर्त है, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, बस मेरी बेटी मुझे वापस दिला दो। राजकुमार ने कहा, मेरी शर्त सिर्फ इतनी है कि अगर रिहाई के बाद तुम्हारी बेटी भी राजी हो तो तुम मुझे हमेशा के लिए अपना नौकर बना लेना। यह बात राजकुमार ने शर्माते हुए कही तो बुढ़िया बोली, ये तो मेरी खुशकिस्मती है राजकुमार, मैं भला इस बात से कैसे इनकार कर सकती हूँ। राजकुमार ने कहा, तो ठीक है, मैं आज तुमसे ये वादा करता हूँ कि आइंदा कभी भी किसी के साथ ठगी नहीं करूंगा। इसके अलावा मुझे मेरी ठगी की सजा भी मिल चुकी है। बुढ़िया बोली, राजकुमार अगर ऐसा हो जाए तो तुम्हारे जैसा इंसान इस दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। तुम बहादुर हो, नौजवान हो और इसके अलावा एक अच्छे दिल के मालिक हो। भला एक राजकुमार में और कौन सी खूबियां हो सकती हैं। और फिर वह खुश होकर झोपड़ी के अंदर गई, एक हथौड़ी लेकर आई और उसने राजकुमार के हाथ से गुलामी का कड़ा तोड़कर फेंक दिया। अब तुम आजाद हो। राजकुमार, मैं आजाद कहाँ हूँ अम्मा, अब तो मैं जिंदगी भर के लिए आपका नौकर हो गया हूँ। राजकुमार ने हंसते हुए कहा। तो बुढ़िया बोली, मेरा बेटा, मेरा राजकुमार बेटा। और उसने राजकुमार को खुश होकर गले से लगा लिया। अम्मा, अब तुमने मुझे अपना बेटा बना लिया है, इस रिश्ते की लाज रखो और मेरे साथ राजमहल में चलो। एक तो वहां पर जाकर तुम पिताजी को खुद बताना कि तुमने अपनी मर्जी से यह कड़ा उतार कर फेंका है, और फिर मैं उनकी अनुमति लेकर तुम्हारी बेटी को वापस लाने की मुहिम पर चला जाऊंगा। और फिर वह बूढ़ी अम्मा को लेकर महल में पहुंचा। ये खबर सुनते ही राजा दौड़कर बाहर आया, क्योंकि जब से राजकुमार नौकर बनकर गया था राजा अकेले में बैठकर बस रोता रहता था, क्योंकि उसे मालूम था कि उसका बेटा तो बहुत ही नाजों से पला है, इसलिए वह दिल में रोता रहता। अम्मा ने राजा को पूरी बात बताई तो उसने खुशी खुशी राजकुमार को इस मुहिम पर जाने की अनुमति दे दी और बूढ़ी अम्मा को अपना मेहमान बना लिया। राजा ने अपने बेटे से कहा, बेटा, अगर पहाड़पुर राज्य नजदीक होता तो मैं अपनी सेना के साथ उस पर चढ़ाई कर देता, लेकिन वहां पर पहुंचने के लिए कई पहाड़ों को पार करना पड़ता है, इसलिए वहां तक मेरी सेना नहीं जा सकती। मजबूरन तुम्हें खुद ही जाना पड़ेगा। अपनी सहायता के लिए तुम जितने आदमी ले जाना चाहो ले जा सकते हो। नहीं पिताजी, मुझे आदमियों की जरूरत नहीं है, मैं अपने साथ सिर्फ अपने दोस्त मंत्री के बेटे चंद्र को लेकर जाऊंगा, क्योंकि वह अक्लमंद होने के साथ साथ बहादुर भी है और मेरा इतना अच्छा दोस्त है कि वह जरूर मेरे साथ चलने को तैयार हो जाएगा। और फिर राजा से अनुमति और बूढ़ी अम्मा का आशीर्वाद लेकर राजकुमार चंद्र से मिलने के लिए चल दिया। चंद्र ने जब सारी बात सुनी तो वह फौरन राजकुमार के साथ चलने को तैयार हो गया और फिर दूसरे ही
दिन उन्होंने अपने सफर पर जाने का फैसला कर लिया। राजकुमार और उसका दोस्त चंद्र पहाड़ों को पार करते हुए 1 महीने के लंबे सफर के बाद पहाड़पुर जा पहुंचे। वे दोनों व्यापारियों के भेष में थे। पहाड़पुर का राजा दुर्जन सिंह बहुत ही निर्दयी था, इसलिए उन्होंने देखा कि वहां के लोग बहुत ही डरे डरे रहते थे। राजा के सिपाही हर तरफ दंदनाते हुए घूम रहे थे। वे जिसे चाहे मार देते, अगर कोई उनके सामने नहीं झुकता तो उसे मार मार कर अधमरा कर देते। हर तरफ सिर्फ अत्याचार ही अत्याचार था, इसलिए लोग गरीब और बदहाल थे। वे दोनों घोड़ों पर बैठे हुए बड़े आराम से शहर की सैर करते हुए चले जा रहे थे कि अचानक राजकुमार सूरज ने अपना घोड़ा रोक लिया, क्योंकि नजदीक ही उसने 2 सिपाहियों को एक बुरे आदमी को कोड़े मारते हुए देख लिया, जो सिपाहियों से दया की भीख मांग रहा था, मगर वह दोनों सिपाही उससे बेरहमी से पीटते ही जा रहे थे। बाकी सभी लोग चुपचाप अपने कामों में लगे हुए थे। राजकुमार ने अपने दोस्त से कहा, चंदन, हमें इस बूढ़े आदमी को बचाना चाहिए। चंदन ने कहा, नहीं राजकुमार, हम इस राज्य में नए हैं और हमें यहाँ के कानूनों के बारे में नहीं पता। कहीं ऐसा ना हो कि हम खुद ही किसी मुसीबत में फंस जाए। नहीं चंदर, चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं इस बूढ़े आदमी पर अत्याचार होते हुए नहीं देख सकता। राजकुमार ने अपने घोड़े को ऐड लगाए और सिपाहियों के नजदीक जा पहुंचा। चंद्र को भी मजबूरन उसके पीछे पीछे जाना पड़ा। राजकुमार ने सिपाहियों के नजदीक जाकर अपना घोड़ा रोका और उनसे कहने लगा, रुक जाओ, मत मारो इस बूढ़े को, वरना वो मर ही जाएगा। सिपाहियों ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और बोले, कौन हो तुमने हमें रोकने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम नहीं जानते कि हम राजा दुर्जन सिंह के सिपाही हैं? राजकुमार ने कहा, तुम चाहे कोई भी हो, लेकिन मैं यह अत्याचार होते हुए नहीं देख सकता। अगर तुमने उस बूढ़े आदमी पर हाथ उठाया तो मैं तुम्हारे हाथ काट दूंगा। ये सुनकर सिपाही गुस्से से थर थर कांपने लगे और उन्होंने बूढ़े को छोड़ा और राजकुमार की तरफ लपके। राजकुमार ने तलवार निकाली और जैसे ही सिपाही उस पर हमला करने लगे तो राजकुमार की तलवार लहराए और दूसरे ही पल एक सिपाही की गर्दन जमीन पर जा गिरी। दूसरे सिपाही की गर्दन चंद्र ने उड़ा दी। सिपाहियों के मरते ही पूरे बाजार में शोर मच गया। लोग दुकानें बंद करके इधर उधर भागने लगे। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। उधर बाजार में मौजूद बाकी सिपाहियों ने जब अपने साथी के मरने की खबर सुनी तो वह तलवे लहराते हुए राजकुमार सूरज और उसके दोस्त चंदन को घेर लेते हैं और फिर उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। इधर वह जख्मी बूढ़ा इस लड़ाई के दौरान कहीं खिसक गया था और फिर उन दोनों को राजा दुर्जन सिंह के सामने पेश किया गया। बाजार के लोग उन दोनों की किस्मत पर बहुत ही दुख प्रकट कर रहे थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि जालिम राजा दुर्जन सिंह इन दोनों को मौत के घाट उतरवा देगा। लेकिन राजकुमार सूरज और चंद्र दोनों बिल्कुल दुखी नहीं थे, क्योंकि उन्होंने एक बूढ़े आदमी की सहायता के लिए ये सब किया था और उन्हें पूरा विश्वास था कि भगवान उनकी सहायता जरूर करेंगे। जब वे दोनों राजा के सामने पहुंचे तो राजकुमार ने देखा कि राजा दुर्जन सिंह एक बूढ़ा और बदसूरत आदमी था। जब सिपाहियों ने राजा दुर्जन सिंह को उन दोनों के बारे में बताया तो वह गुस्से से कांपते हुए कहने लगा, कौन हो तुम दोनों और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सिपाहियों का कत्ल करने की? वे दोनों बोले, हम दूर देश से आए हैं और व्यापारी हैं, पहली बार यहाँ पर आए हैं। जब हमने सिपाहियों को उस बूढ़े आदमी पर अत्याचार करते हुए देखा तो हम बर्दाश्त नहीं कर सके। हमने सिपाहियों को रोका, लेकिन उन्होंने हम पर हमला कर दिया। ये जो कुछ भी हुआ वह हमें अपने बचाव के लिए करना पड़ा। राजा दुर्जन सिंह बोला, बकवास मत करो, क्या तुम जानते नहीं कि हमारे यहाँ के कानून कितने सख्त हैं? ने हमारे सिपाहियों की हत्या करके इतना भयानक अपराध किया है कि तुम्हें माफ नहीं किया जा सकता। राजकुमार बोला, हमने कब कहा कि हमें माफ कर दिया जाए? हमने तो कोई अपराध किया ही नहीं, हमने तो सिर्फ एक निर्बल आदमी की सहायता की। अब तो राजा का गुस्सा काबू से बाहर हो गया। उसने सैनिकों को आदेश दिया कि इन दोनों को पकड़ कर काल कोठरी में डाल दो। कल सुबह शहर के बीचों बीच में इन दोनों को मृत्युदंड दिया जाएगा और फिर उन दोनों को पकड़कर कैदखाने में डाल दिया गया। वहां पर राजकुमार के मन में रूपपाली के विचार आ रहे थे। एक बार उसने इस कैदखाने से आजाद होने के बारे में सोचा, लेकिन दूसरे ही पल उसे यह ख्याल आया कि जिस रास्ते से हमें लाया गया है उससे साफ जाहिर है कि इस कैदखाने से भागना असंभव है, क्योंकि कैदखाने के पूरे रास्ते
में सिपाहियों की एक पूरी फौज तैनात थी। जब रात आधी से ज्यादा बीत गई तो राजकुमार ने अपने दोस्त चंद्र से कहा, चंद्र, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूं कि मेरी वजह से तुम इस मुसीबत में फंस गए हो। चंद्र बोला, नहीं राजकुमार, आखिर एक दोस्त ही तो अपने दोस्त के काम आता है। अभी वह दोनों यह बातें कर ही रहे थे कि अचानक कैदखाने की एक दीवार में हल्का सा खटका हुआ, जैसे किसी ने दूसरी तरफ से हल्के से दीवार को बजाया हो। सूरज चौंक कर दीवार की तरफ देखने लगा। कुछ पल तक चुप रहने के बाद राजकुमार ने उंगली से दीवार को खटखटाया, तभी दूसरी तरफ से भी खटका हुआ। ये जवाब मिलते ही राजकुमार का चेहरा खुशी से खिल गया। उसने सोचा कि ये दीवार जरूर अंदर से खोखली है और दूसरी तरफ मौजूद आदमी उन्हें दीवार तोड़कर आजाद करवा लेगा। मगर यह कौन हो सकता है जो यहाँ पर हमारी सहायता करेगा? चंद्र बोला, हो सकता है राजकुमार की दूसरी तरफ भी एक काल कोठरी हो और वहां पर भी हमारी तरह कोई कैदी हो। उसकी बात सुनकर राजकुमार का चमकता हुआ चेहरा मायूस हो गया, मगर अगले ही पल वह दोनों हैरानी से उछल पड़े जब उन्होंने दीवार में से एक दरवाजा खुलते हुए देखा और फिर उस दीवार में से एक आदमी ने अंदर झांका, जिसे देखकर वे दोनों एक बार फिर से हैरान रह गए। ये तो वही बूढ़ा आदमी था जिसे बचाने के चक्कर में वे दोनों इस तहखाने तक पहुंच गए थे। बूढ़े ने होठों पर उंगली रखकर उन्हें चुप रहने का इशारा किया और फिर अपने हाथ के इशारे से उन्हें अपने पीछे आने का इशारा किया। फिर वह तीनों उस दरवाजे के पार चले गए। दरवाजे के दूसरी तरफ एक खाली जगह थी। जाने से पहले बूढ़े आदमी ने वह दरवाजा फिर से बंद कर दिया और आगे एक सुरंग में चलने लगे। इस सुरंग का दूसरा सिरा जंगल में निकलता था। वह तीनों सुरंग के रास्ते से होते हुए जंगल में पहुंचे और फिर वहां से वह बूढ़ा आदमी उन्हें छिपते छिपाते अपने घर ले आया। घर पहुंचने पर राजकुमार ने कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बूढ़े बाबा, आपने हमें मौत के मुंह से बचाया। नहीं नौजवान, मैं तो सिर्फ अपना फर्ज पूरा कर रहा था। तुम दोनों ने अपनी जान दांव पर लगाकर मेरी जान बचाई थी। अगर तुम मेरी वजह से फांसी चढ़ जाते तो मैं सारी उम्र इस बोझ को लेकर घूमता रहता। राजकुमार ने पूछा, लेकिन आपको इन खुफिया रास्तों के बारे में कैसे पता चला? बूढ़े आदमी ने कहा, दरअसल बात यह है कि मैं एक माहिर राजमिस्त्री हूं। मौजूदा राजा दुर्जन सिंह के पिता ने ये तहखाना बनवाया था और ये तहखाना मेरी निगरानी में ही तैयार किया गया था। राजा के पिता ने ही यह खुफिया रास्ते बनवाए थे, लेकिन फिर एक दिन अचानक उनकी मौत हो गई और राजा दुर्जन सिंह ने उनकी जगह संभाल ली। अब राजा दुर्जन सिंह को इन रास्तों का पता नहीं है और मेरे अलावा जितने भी राजमिस्त्री थे वे सब मर चुके हैं। राजकुमार बोला, इसका मतलब यह है कि हम यहाँ पर बिल्कुल सुरक्षित हैं? बूढ़ा बोला, हाँ, जब तक तुम यहाँ से बाहर नहीं निकलते किसी को तुम्हारी मौजूदगी का पता नहीं चलेगा। मगर मैं ज्यादा दिन तक तुम्हें यहाँ पर नहीं रख सकता, क्योंकि मैं एक गरीब आदमी हूँ और मैं तुम्हें खिला पिला नहीं सकता। इसलिए तुम मुझे अपने बारे में पूरे विस्तार से बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई सहायता कर सकूं। इसके बाद राजकुमार ने उसे पूरी बात विस्तार से बता दी। बूढ़े ने कहा, राजकुमार, अच्छा तो यही होगा कि आप अपना यह इरादा छोड़ दे, क्योंकि राजा दुर्जन सिंह एक बहुत ही जालिम आदमी है। उसके महल के आसपास सख्त पहरा रहता है। उस लड़की को महल से बाहर लाने की बात तो एक तरफ है, आप किसी भी कीमत पर महल में दाखिल भी नहीं हो सकते। राजकुमार बोला, चाहे जो भी हो जाए मैं उस लड़की को वहां से आजाद करवा के ही लाऊंगा। अगर तुम कोई उपाय नहीं बता सकते तो हमें यहां से जाना होगा। ये कहकर राजकुमार बाहर की तरफ जाने लगा। बूढ़ा बोला, अरे बैठिए बैठिए, आप तो नाराज हो गए। अब मुझे पक्का विश्वास हो गया है कि आप एक बहुत ही बहादुर और इरादों के पक्के हैं। फिर बूढ़े ने पूछा, क्या आपके पास कोई योजना है? हाँ, मैं एक बार महल में दाखिल हो जाऊं, फिर मैं हर कीमत पर उस लड़की को महल से बाहर निकाल लूंगा। बूढ़ा बोला, ठीक है, तो सुनिए, इस बारे में मेरे पास एक योजना है। मेरा एक रिश्तेदार शाही महल में माली का काम करता है। अगर आप अपना भेष बदल ले तो मैं आपको उसकी जगह पर महल के अंदर भिजवा दूंगा। चंद्र ने कहा, मैं भी साथ में जाऊंगा? तो बूढ़ा बोला, हाँ, आप भी जा सकते हैं, क्योंकि कभी कभी उस माली का भाई भी महल में जाता रहता है। अब आप लोग यहाँ पर आराम कीजिए, मैं उस माली और उसके भाई को यहाँ पर बुलाकर लाता हूँ। थोड़ी देर के बाद जब बूढ़ा वापस आया तो वह माली और उसका भाई उसके साथ ही
थे। बूढ़े आदमी ने खुशखबरी सुनाई कि ये दोनों मान गए हैं, क्योंकि दुर्जन सिंह से ये लोग भी बेहद नफरत करते हैं। बूढ़ा बाबा बाजार से भेष बदलने का सामान भी लेकर आया था और फिर उन दोनों ने अपना भेष बदल लिया। माली से महल के बारे में सारी जानकारी हासिल करके वे दोनों महल में जाने को तैयार हो गए। राजकुमार और उसका दोस्त चंद्र अब माली और उसके भाई का भस बना चुके थे। बड़े ही आराम से वे दोनों बगीचे में अपना काम करने लगे। सारा दिन वह अपने काम में लगे रहे। शाम को जब उनकी छुट्टी का समय हुआ तो वह छिपते छिपाते महल के उस हिस्से की तरफ बढ़ने लगे जिसे रानीवास कहा जाता था। राजमहल का ये हिस्सा अलग बना हुआ था और उसके आसपास कई सिपाहियों का पहरा था। वे दोनों झाड़ियों में छिपते छिपाते हुए मौके की तलाश में बैठ गए। तभी उनकी तरफ एक खिड़की खुली जिसमें से रूपाली की शक्ल नजर आई, जो खिड़की में से इधर उधर झांक रही थी। राजकुमार ने जब उसे देखा तो वह तड़प उठा, ये तो अपनी तस्वीर से भी ज्यादा सुंदर थी। अब राजकुमार ने और समय बर्बाद न करते हुए इधर उधर नजर दौड़ाई। जब आसपास उसे कोई नजर नहीं आया तो वह खड़ा हो गया और उसने खिड़की की तरफ देखते हुए कहा, रूपाली, मैं उल्हासनगर का राजकुमार सूरज हूं। ये सुनकर रूपाली चौंक पड़ी। उसे राजकुमार की बातों में सच्चाई नजर आ रही थी। वह बोली, तुम उल्हासनगर के राजकुमार हो, यानी मेरे राज्य के राजकुमार। तुम यहाँ पर कैसे आए? मैं तुम्हें आजाद करवाने के लिए आया हूँ और महल में आने के लिए मैंने यह माली का रूप बनाया है। झाड़ियों के पीछे मेरा साथी चंद्र भी है। तभी चंद्र ने आवाज लगाई, राजकुमार पहरेदार आ रहे हैं। और फिर वे दोनों झाड़ियों में छिप गए। रूपाली ने भी खिड़की बंद कर ली। जब सिपाही वहां से चले गए तो चंद्र ने कहा, राजकुमार रूपाली से कहिए कि वह इसी खिड़की के रास्ते नीचे उतर आए, क्योंकि इसके अलावा उसे आजाद करवाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। राजकुमार छिपता छिपता एक बार फिर से खिड़की के नीचे पहुंच गया और फिर से खिड़की खुली। रूपाली ने नीचे देखा तो राजकुमार बोला, रूपाली, तुम खिड़की से छलांग लगा दो, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। जल्दी करो, जो मैं कहता हूं बस वैसा करती जाओ। रूपाली ने इधर उधर देखा और खिड़की में से छलांग लगा दी। राजकुमार ने उसे अपनी बाजुओं में संभाल लिया। रूपाली बुरी तरह से कांप रही थी। राजकुमार ने उसे दिलासा दिया और फिर वह दोनों रेंगते हुए चंद्र के पास पहुंचे। चंद्र बोला, राजकुमार, शाही महल की दीवार के नजदीक मैंने एक पेड़ देखा है। अगर हम किसी तरह से उस पेड़ पर चढ़ जाएं तो रात होने से पहले हम उस पेड़ से दीवार के दूसरी तरफ फांद जाएंगे। दीवार के दूसरी तरफ फांद कर महल से बाहर निकल सकते हैं। और फिर वह सभी छिपते छिपाते बड़ी ही सावधानी से उस पेड़ के पास जा पहुंचे। बड़ी ही फुर्ती से वह तीनों महल की दीवार के साथ लगे हुए उस पेड़ पर चढ़ गए। अभी तक रूपाली के गायब होने की किसी को खबर नहीं मिली थी। जिस दीवार को उन्हें फांदना था उसके दूसरी तरफ काफी ढलान थी। तभी महल में एक हलचल सी मच गई। पहरेदार इधर उधर भाग रहे थे। शायद उन लोगों को रूपाली के गायब होने की खबर मिल चुकी थी। चंद्र ने कहा, अब हमें फौरन यहां से निकलना चाहिए। ये कहते हुए उसने अपने कपड़ों के नीचे कमर में बंधी हुई एक रस्सी को निकाला। ये देखकर राजकुमार चौंक गया। चंद्र बोला, हमारा सफर शुरू होने से पहले ही मैंने ये रस्सी कमर में बांध ली थी, क्योंकि मुझे पता था कि ऐसे ही किसी मौके पर यह रस्सी काम आएगी। और फिर रस्सी का एक सिरा पेड़ पर बांधकर एक एक करके महल की दीवार को फांद कर दूसरी तरफ उतर गए। वे सभी तेजी से भागने लगे और जल्दी ही वह महल से काफी दूर निकल आए। शहर अब नजदीक आ चुका था। वह गलियों में से गुजरते हुए जल्दी ही उस बूढ़े बाबा के घर जा पहुंचे। वहां पर राजकुमार बोला, रूपाली, यह सब करके मैंने तुम्हारे ऊपर कोई उपकार नहीं किया, बल्कि मैं तो अपने दिल के हाथों मजबूर हूं। और फिर उसने रूपाली को सारी बात बताई और कहा, अब तुम्हारी मर्जी है, तुम हाँ करो या ना करो। रूपाली उसका इशारा समझ गई। पहले तो वह शर्माए और फिर उसने नजरें झुकाते हुए कहा, राजकुमार, मैं सारा जीवन तुम्हारी दासी बनकर रहूंगी। और राजकुमार खुशी से मुस्कुरा दिया। लेकिन अब उन्हें इस बात की चिंता सताने लगी कि जैसे ही राजा दुर्जन सिंह को रूपाली के गायब होने की खबर मिलेगी, उसके सिपाही हमें ढूंढते फिरेंगे। और क्योंकि यह शहर अजनबी है तो उनके पकड़े जाने की संभावना पूरी है। लेकिन अभी वे सोच ही रहे थे कि अचानक उन्हें दूर से लोगों का शोर आता हुआ सुनाई दिया। फिर
आहिस्ता आहिस्ता वो शोर बढ़ता ही चला जा रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे पूरे शहर के लोग अपने घरों से निकल आए हो और नारे लगा रहे हो। अब तो वह और भी ज्यादा घबरा गए, क्योंकि उनके मन में विचार आया कि राजा के आदेश पर सिपाहियों के साथ साथ जनता भी उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ी है। अब तो यहां से बचकर जाना असंभव है। चंद्र ने कहा, आप दोनों यहीं पर रुकिए, मैं देखता हूं कि आखिर मामला क्या है। राजकुमार बोला, नहीं, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा, तुम यहीं पर हमारे पास रुको। तभी दरवाजा खुला और बूढ़ा आदमी अंदर आया। वह बोला, राजकुमार, आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जालिम राजा दुर्जन सिंह को मार दिया गया है और उसकी जगह पर महामंत्री ने राजगद्दी संभाली है, और वह एक बहुत ही नेक दिल और न्यायप्रिय आदमी है। सभी लोग उसी की जयकार कर रहे हैं। राजकुमार ने हैरानी से पूछा, लेकिन यह अचानक कैसे हो गया? बूढ़े आदमी ने बताया, दरअसल बात यह है कि तुम्हारे फरार होने के बाद दुर्जन सिंह ने कारागार के सभी पहरेदारों को मृत्युदंड की सजा सुनाई थी, लेकिन इससे पहले ही रूपाली महल से गायब हो गई। और इसकी खबर सुनते ही दुर्जन सिंह गुस्से में पागल हो गया और उसने पूरे महल के सिपाहियों को मृत्युदंड देने का आदेश दिया। नतीजा ये हुआ कि सभी सैनिकों ने मिलकर उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया और बगावत करके उन्होंने राजा दुर्जन सिंह को मार डाला और महामंत्री को अपना राजा बना दिया। इस बात की खबर जब प्रजा को मिली तो सभी लोग खुशी से नाचने लगे। चंद्र ने कहा, चलो ये तो अच्छा हुआ, लोगों को कम से कम ऐसे जालिम राजा से छुटकारा तो मिला। बूढ़े ने कहा, क्योंकि इस समय शहर में अफरा-तफरी मची हुई है, तो मैं आपके लिए 2 घोड़ों और खाने पीने के सामान का इंतजाम करके आया हूं। आप लोग बड़ी आसानी से इस समय निकल सकते हैं, बाद में ना जाने क्या हो जाए। बूढ़ा उन्हें लेकर घर से बाहर आया। राजकुमार, सूरज, चंद्र और रूपपाली ने बूढ़े को धन्यवाद किया। वे तीनों घोड़ों पर सवार होकर वहां से निकल पड़े। थोड़ी ही देर में वह पहाड़पुर की सीमा से बाहर आ चुके थे। 1 महीने का सफर तय करने के बाद वे तीनों अपने राज्य उल्हासनगर वापस पहुंच चुके थे। जब वे तीनों महल में पहुंचे तो राजा ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया और फिर 1 हफ्ते के बाद दोनों की शादी का ऐलान कर दिया गया। इससे पहले राजकुमार ने भरे दरबार में ठगी से तौबा कर ली, लेकिन उसने कहा, देखो, मैंने आखिरी बार एक बहुत ही सुंदर बीवी ठग ली है। ये सुनते ही वहां पर मौजूद लोग खिलखिलाकर हंसने लगे। अगले हफ्ते राजकुमार सूरज और रूपपाली की धूमधाम से शादी कर दी गई।